दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको देते हैं प्रदेश के मौसम का अपडेट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। अब आपको बता देते हैं कि देहरादून, नैनीताल, इसके अलावा कई जिलों में 25 जून के आगे भी अब मौसम खराब रहने वाला है, जिसमें नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, पौड़ी, चमोली, यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। आज 28 जून है। 25 के बाद देखिए तेज बारिश और मौसम खराब कई जिलों में पहाड़ पर रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। बागेश्वर जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियां नाले उफान पर हैं। नदी का रौद्र रूप देखकर आसपास जो लोग हैं वो दहशत में हैं, जो बसे हुए हैं वहां पर। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें यहां पर अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नदी कितने तेज बहाव के साथ आगे बह रही है। खबर चमोली से अगली, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगढ़ नाला उफान पर आ गया है, जिसमें हाईवे के दोनों तरफ तीर्थयात्री जो है फंसे हुए हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको बताएंगे हाईवे को खोला गया है अभी, लेकिन फिर भी गाड़ियों को अलग अलग रूट से निकाला जा रहा है। कई जगहों पर गाड़ियों को रोका गया है। जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ तो कर लिया गया है, लेकिन पानी का तेज बहाव देखिए आप। बागेश्वर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैक्सी चालक उफनती पिंडर नदी को पार करते हुए आपको नजर आएगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सौराग गांव का है, जहां हाल ही में भारी बारिश के चलते लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया। अब पुल ना होने से ग्रामीण टैक्सी से ही नदी पार करने को मजबूर है। लेकिन ये जो टैक्सी नदी पार कर रही है, ये भी खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते यहां उत्तरकाशी में भागीरथी का भी जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। स्यूना गांव में भागीरथी नदी में पैदल रास्ता टूट गया है, कई जगहों पर डूब गया है। इस बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए ग्रामीणों ने किस तरह से रास्ते को पार किया है। ये उफनती नदी, इसके ऊपर से पुल निकालने की मांग की जा रही है। लकड़ी का अस्थायी पुल जो टूटा है, उससे पहले लोग रास्ता पार किया करते थे, लेकिन अब जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करनी पड़ रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही मचाई है, उसे उत्तराखंड भी सहम गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुट गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है। और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए। हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है।
जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए इस प्रकार से जो उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बताएं कि रुद्रप्रयाग बस हादसे में शुक्रवार को एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिल गया। बड़ा अपडेट, जिसमें मृतक संजय सोनी राजस्थान के रहने वाले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब भी 8 लोगों की तलाश की जा रही है। मिनी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। 9 से 10 लोग लापता बताए जा रहे थे। कई लोगों की जान बचा ली गई थी। 20 यात्री बस में सवार थे, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट, एक और शख्स की लाश बरामद की गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अब भी 8 लोग लापता हैं। 12 ऐसे यात्री थे, जिसमें से 3 की बॉडीज़ हमें कल ही मिल गई थी और 1 की बॉडी हमें आज अभी तक मिल गई है। 4 अभी तक डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर पाए हैं और 8 अभी भी लापता हैं। लेकिन हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम रात को भी एक्टिव थी। अभी भी हमने 6 रेस्क्यू टीम्स की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में अलकनंदा नदी एरिया में लगा रखी है। और आइए आपको बताते हैं, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर रुद्रप्रयाग में बस दुर्घटना में घायलों का हालचाल जाना। यात्रियों से मुलाकात की उन्होंने, डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम धामी ने डॉक्टर्स को निर्देश दिए घायलों का जल्द इलाज और बेहतर इलाज किया जाए। घायलों और उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। देहरादून में सीएम धामी ने सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जमरानी बांध प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। मीटिंग में प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव और राजस्व सचिव मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर गए, जहां उन्होंने जमरानी बांध की साइट और कामों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से परियोजनाओं के कामों को जाना, बांध को देखा और इसे लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। कि ये योजना पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आईं और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही यहाँ तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफ़ी निदान होगा, काफ़ी आसानी होगी लोगों को। वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुँचेगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस दिए, जो कि 3 हफ्तों में सरकार को जवाब देने के साथ देना होगा। यानी कि अब चुनाव जुलाई में हो सकते हैं और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव होंगे। सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, चुनाव पर लगी रोक को हटाया जाए। कोर्ट ने जो है मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है
और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। हाईकोर्ट से रोक हटते ही राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं पंचायत चुनाव में हाथ आजमा रहे हजारों दावेदार सियासी दलों के यहां राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 23 जून को पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे हजारों लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। शुक्रवार को चुनाव पर लगी रोक हटते ही सभी ने राहत की सांस ली। राज्य निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया और आनन फानन में एक बार फिर मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि शासन से बातचीत के बाद जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको रीशेड्यूल करने का जल्द ही हम कार्यक्रम सरकार को भेजेंगे और बातचीत करने के बाद उसको तय किया जाएगा। सर, इसका नोटिफिकेशन दोबारा नए सिरे से होगा? ये हमने नोटिफिकेशन पूरा निरस्त नहीं किया था, तो अब एक संशोधित अधिसूचना जारी होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि वो जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर चुका है, तो कांग्रेस का दावा है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सभी जनपदों की विधानसभाओं में पर्यवेक्षकों को भेजकर जिला पंचायत सीटों पर अपना अपना पैनल मंगा लिया। सब प्रमुख लोगों की राय मशविरा, उनका क्या क्या सुझाव हैं, उन सब सुझावों को संकलित कर दिया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। अब जल्द ही चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी हो सकता है। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक 28 जून नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो 19 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने थे। लेकिन बदले हालात में ये शेड्यूल अब और भी पीछे जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन बुलाया जाना है। अब सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें आपको बता देते हैं कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो चुका है और सेशन से पहले किसी अन्य को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा जाना है। लिहाजा सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसे लेकर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री की भी नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि किसी वर्तमान मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया जा सकता है। धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल संसदीय कार्य मंत्री की रेस में फिलहाल आगे हैं। पर सर्वदलीय मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा दिया जाता है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री का अहम रोल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिसको निश्चित किया जाएगा उस काम को करेगा। पर इंतजार कीजिए, अभी तो 19 अगस्त के बाद भी होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। हो सकता है कि तब तक विस्तार भी हो जाए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसमें आपका भी नाम आ रहा है कि आपको भी? देखो, ऐसा है कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और मुख्यमंत्री जी को पता है कि किस आदमी को काम देना है। उनको जो है जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनली चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ आपको बताएं कि 29 जून को नामांकन और 30 जून को मतदान होगा। हालांकि बीजेपी में आम सहमति से ही अध्यक्ष को चुना जाता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। इसके बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव संयोजक खजान दास ने भी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के लिए इनके साथ चुनाव को लेकर बैठक की।
देखिए, नेतृत्व का निर्णय अभी कुछ दूर दूर तक संकेत में भी नहीं है। जब विषय निकल कर आता है, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक रूप में आएंगे वो चर्चा करेंगे। और क्योंकि जो हमारा तो एक राजनीतिक दल ऐसा है कि जो पूरी तरह निर्वाचन पद्धति को अपनाता है, अभी नामांकन ही शुरू नहीं हुआ तो किस पर कैसे कह सकते हैं कि कोई सर्वसम्मति बनेगी। और आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल यानी कि शुक्रवार को सहसपुर में जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की है, तो हरक सिंह ने अपने विरोधियों को इसका पूरा ठीकरा उनके ऊपर उन्होंने फोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क रोड केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को एक बार फिर ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया और देहरादून के सहसपुर के जमीन मामले में दस्तावेज लिए तो सवाल जवाब भी किए। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें रोकने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं, कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं कि मेरा प्रभाव है और कहीं उसके कारण मुझको रोकने के लिए, मेरी राजनीति को कमजोर करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हरक सिंह रावत और उनके करीबियों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके पास जमीन के सभी दस्तावेज मौजूद हैं और कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। हरक के मुताबिक ईडी सीबीआई की जांच कांग्रेस नेताओं के लिए मेडल है, तो बीजेपी ने जांच एजेंसियों पर भरोसा रखने की बात कही है। अब जैसे माने राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जितने सम्मान आएंगे वो हमारे लिए मेडल है, ऐसे ही ये भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना संघर्ष रहेगा, जितना राजनीति में आपका प्रभाव होगा, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो हरक सिंह जी हों या अन्य अधिकारी हों, उनको जो पाक साफ हैं उनको इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। ईडी जब भी निर्णय करेगी तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी एजेंसी है जो दूध का दूध पानी का पानी करे। कॉर्बेट पार्क रोड केस साल 2019 का है, जब हरक सिंह रावत फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। कॉर्बेट में पेड़ काटने से जुड़े मामलों में तो पूछताछ हो चुकी, पर अब ईडी ने देहरादून में जमीन से जुड़े मामलों में जांच आगे बढ़ाई है और हरक सिंह रावत की मुसीबत कम होती नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो यूँ तो मानसून सीजन में कॉर्बेट बंद रहता है, लेकिन इस बार मानसून सीजन में भी सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ का रुख कर रहे हैं। खासकर वीकेंड की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं। कॉर्बेट के ढेला, झिरना और गर्जिया जोन साल भर पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। अब ये बड़ा एक बदलाव किया गया है, जबकि बिजरानी जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। उधर तराई पश्चिमी वन प्रभाग भी अपने फाटो और हाथीनगर जोन को साल भर खुला रखेगा। तो ये बड़ी जानकारी उन लोगों के लिए जो अभी यहाँ घूमने आना जा रहे हैं, तैयारियाँ आने की कर रहे हैं, वो जान लें कि इस समय यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, पर्यटक पहुँचे हुए हैं। इस खबर पर गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी रामनगर से लाइव मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। गोविंद, जानकारी विस्तार से दें। वन्य जीवों के दीदार के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, बताएं इस समय वहां कितनी भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं और वहां के क्या बदलाव जिन्हें जानना आने वाले लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कॉर्बेट पार्क मानसून सीजन पर बंद हो जाता है, अब कॉर्बेट के साथ साथ अन्य फॉरेस्ट डिवीजन जो है उन्होंने भी कई टूरिज्म जोन खोल लिए हैं। तो कॉर्बेट पार्क का ढेला और झिरना जोन और गर्जिया जोन पहले से साल भर खुला रहता था, लेकिन
पर्यटक उतनी संख्या में नहीं आते थे। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि जब से तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन ने अपने 2 जोन खुले रखने की बात कही है, तब से काफी संख्या में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। और इस बार बीते सालों की अपेक्षा मानसून सीजन में काफी अच्छी संख्या में पर्यटक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे कई परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं, क्योंकि पर्यटक एकदम से आते हैं तो वो अपने वाहनों से आते हैं, अपनी जो गाड़ियां हैं उनसे आते हैं, तो कई बार ट्रैफिक जाम की भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, वीकेंड में खासकर। तो जो जोन है, इसमें जो तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है, इसने बड़ा फैसला लिया है कि इसने नाइट स्टे भी फाटों में शुरू करने का मन बनाया है। इस साल से मानसून सीजन पे ये नाइट स्टे भी वो फाटों पे करेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पर हुआ है, और इसको देखते हुए यहाँ पर पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद पाटनी जानकारी के लिए। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक बार फिर से हरिद्वार में बिगड़ैल हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी कर रहा है। वजह क्या है इसके पीछे की, रिपोर्ट में जानिए। धर्मनगरी हरिद्वार चारों ओर से राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन से घिरी हुई है। यही वजह है कि यहाँ और आसपास के इलाकों में अक्सर हाथियों की घुसपैठ होती रहती है। ये घुसपैठ वन विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है और उससे पहले अगले महीने 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। इन दोनों आयोजनों में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पिछले कुंभ मेले के समय हमने जो प्रयास किए थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उस अनुभव का लाभ उठाते हुए भी हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी फील्ड में हम पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात करेंगे। इससे पहले साल 2021 के महाकुंभ में भी वन विभाग ने 6 बिगड़ैल हाथियों को रेडियो कॉलर लगाए थे, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से पहले ही उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। अब विभाग एक बार फिर एहतियात के तौर पर हाथियों को कॉलर लगाने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसमें 6 एलिफेंट को हमने कलर किया गया था, उनका मूवमेंट हमेशा हमने देख रहे थे। एवं क्योंकि हाथी एक झुंड में रहता है, कि किसी एक को कलर किया गया तो दैट मीन्स एंटायर झुंड के बारे में हमको पता चल जाता है। पहली चुनौती कांवड़ यात्रा की है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ तक के रास्ते में पैदल ही जंगलों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में वन विभाग गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और ये आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रविवार को राज्य सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में 5 सेंटर पर ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। चुड़की की नगर पंचायत रामपुर के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रामपुर चुंगी पर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने रेट्रो साइलेंसर्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। 6 ऐसी बाइक सीज की गई हैं जिनमें रेट्रो साइलेंसर लगा हुआ था। हरिद्वार में भी एमएसएमई महोत्सव का आयोजन किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था एमएसएमई की ओर से महोत्सव का आयोजन कर रही है। नैनीताल पालिका बोर्ड पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और तालाबंदी की चेतावनी दी। 23 जून को हल्द्वानी में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार का नवनिर्मित चंडी घाट का पुल कांवड़ मेले से पहले शुरू किया जा सकता है। उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में हाईकोर्ट अवमानना याचिका पहुंची है।
उत्तराखंड परिवहन विभाग को 112 नए कांस्टेबल मिल गए हैं। हरिद्वार स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इनकी पासिंग आउट परेड हुई। और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर काशीपुर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद अजय भट्ट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इसे लोकतंत्र की हत्या का काला दिन बताया। और टॉप 10 खबरों के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक रिमाइंडर दे देते हैं कि उत्तराखंड की वादियां जितनी मनमोहक और खूबसूरत है ना, अपने अंदर उतनी ही राज ये समेटे हुए है। आज ऐसी ही एक खूबसूरत घाटी और उसे खोजकर मशहूर कर देने वाले शख्स की रोमांचक कहानी से आपको परिचित कराएंगे। उत्तरकाशी से मैं कुछ किलोमीटर दूर इस जगह पर अंग्रेज अफसर के किस्से हैं। एक सिपाही के राजा बनने की कहानी है, देवता की नाराजगी मोल लेने का जोखिम है और फिर बर्बादी की लंबी दास्तां है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पड़ताल 183 साल पुरानी कहानी की, भूतिया दावों की और एक राजा के भूत बंगले की। सुबह 11:30 बजे जरूर देखिएगा स्पेशल प्रोग्राम भूत बंगला। ये बहुत हंटेड टाइप का हाउस था, बहुत बड़ा था। श्राप के कारण भी जो है वो मुक्त नहीं हो पाए। भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने सुना है कि विल्सन हाउस इस पूरी घाटी में जो फ्रेडरिक ई विल्सन है उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।